बच्चों, फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा था वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। इसमें आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल वेक्टर, वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्रफल वेक्टर। आपको क्षेत्रफल तो आपको पता ही है, क्षेत्रफल क्या होता है। किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। जैसे अगर हम आयत ले लेते हैं तो आयत की लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर ये हम मीटर में लेते हैं दोनों ही, तो इसके क्षेत्रफल का मात्रक हो जाता है मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कैसी राशि है? क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। हम यहाँ बात कर रहे हैं क्षेत्रफल वेक्टर की। क्षेत्रफल अदिश राशि है, लेकिन क्षेत्रफल वेक्टर अदिश राशि नहीं है। इसके नाम में ही वेक्टर है, यानी ये एक सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो दिशा भी होगी। तो दिशा के लिए हम मान लेते हैं कि ये क्षेत्रफल ए है, तो इस आयत का क्षेत्रफल ए हो गया। ये फिलहाल अदिश राशि है। अगर हम इसको एक यूनिट वेक्टर एन कैप, यूनिट वेक्टर आपने 11th में पढ़ा है, जिसका परिमाण 1 होता है, जिसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी एक निश्चित डायरेक्शन होती है। इसको जब हम यूनिट वेक्टर को हम किसी अदिश राशि से, स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मिलकर एक वेक्टर बन जाता है। तो ये हो गया क्षेत्रफल वेक्टर ए। तो ये हमारा क्षेत्रफल वेक्टर है। अब क्षेत्रफल वेक्टर कैसे लेंगे हम? किसी भी पृष्ठ का जिसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, उस पृष्ठ के लंबवत एकांक सदिश हम लेंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक पृष्ठ है जिसका हम क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा ज्ञात है, तो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा जो होती है हमेशा क्षेत्रफल के लंबवत रहती है, हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो हमारे पास क्षेत्रफल वेक्टर क्या लिखेंगे हम? क्षेत्रफल वेक्टर की जो परिभाषा हो जाएगी वो इस तरह से होगी। क्षेत्रफल वेक्टर, जिस भी पृष्ठ को आप ले रहे हैं, किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल, मान लीजिए क्षेत्रफल है ए, तथा पृष्ठ के लंबवत एकांक सदिश यानी परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर एन कैप के गुणनफल को क्षेत्रफल वेक्टर है, तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर ए कहते हैं। जैसे ये हमारा कोई पृष्ठ हुआ, ये इसका क्षेत्रफल हुआ ए, और इसके परपेंडिकुलर बिल्कुल हम लंबवत लेंगे। ये मान लीजिए ये एन कैप हो गया, तो जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा ए इक्वल टू ए इंटू एन कैप। तो यहाँ पे हम लिख देंगे चित्रानुसार, जैसा कि हमने चित्र में दिखाया था। तो ये हमारा हो गया क्षेत्रफल वेक्टर। ये आपके समझने के लिए है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है घन कोण। वैसे हम वैद्युत फ्लक्स पढ़ने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपको घन कोण पता होना चाहिए। कोण के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। कोण क्या होता है कि अगर हम किन्हीं दो किरणों को इस तरह से एक जगह कहीं मिल रही हैं, तो इनके बीच में जो डिग्री है ये कोण कहलाता है।
लेकिन घन कोण क्या होता है? जिस तरह से कोण द्विविमीय होता है, 2 डायमेंशनल होता है, जैसे कि ये वृत्त है, वृत्त 2 डायमेंशनल होता है, तो इसकी किन्हीं भी 2 त्रिज्याओं के बीच में ये कोण बनेगा, ये 2 डायमेंशनल है। घन कोण जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। घन कोण आप ये 2 डायमेंशनल में आप रिंग समझ सकते हैं, जैसे छल्ला, ये 2 डायमेंशनल है, लेकिन 3 डायमेंशनल के लिए आप क्या ले लेंगे? बॉल। एक बॉल को आप सोचिए, एक बॉल के बारे में, वो क्या होते हैं? 3 डायमेंशनल, उसकी 3 विमाएँ होती हैं। जब हम उसको स्पेस में रखते हैं तो इस तरह से उसकी 3 विमाएँ होती हैं, जबकि वृत्त की क्या होती है? वृत्त की 2 ही विमा होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो जो गोला होता है, बॉल जो है वो क्या है? गोला है, और गोला त्रिविमीय होता है, 3 डायमेंशनल होता है। तो घन कोण जो काम कोण 2 डायमेंशनल यानी वृत्त में करता है, वही काम घन कोण 3 डायमेंशनल यानी घन कोण में करता है। तो हमारे पास मान लीजिए ये एक गोला है, और इस गोले पर हमने ये एक छोटा सा पृष्ठ क्षेत्रफल ले लिया है। इस गोले का कहीं पर सेंटर होगा, केंद्र होगा। इस केंद्र को अगर हम अपने लिए गए पृष्ठ के हर एक बिंदु से मिला दें इस तरह से, तो क्या होगा? ये एक कैप बन जाएगी, जैसे जोकर की कैप होती है, बर्थडे पे जो कैप लगाते हैं, इस टाइप की है ना। तो ये इस तरह से ऐसे इन सबको अगर हम मिलाएंगे तो इस तरह का ये शो होगा, जैसे आप किसी शंकु को आधार की तरफ से देख रहे हो। तो ये जो चीज़ है, ये इनकी सब त्रिज्याओं को मिलाने वाली जो रेखाओं की बनी हुई ये जो घेरा है, इसको कहते हैं घन कोण। यहाँ पर वृत्त में ये कोण होता था, यहाँ पर चारों तरफ से बिंदुओं को मिला दिया सेंटर से, और जो इस तरह की जो आकृति बनी है ऐसे, वो बन गई है घन कोण। तो ये घन कोण होता है। इसमें इस पृष्ठ का, ये जो हमारा पृष्ठ हमने लिया था, ये क्षेत्रफल मान लीजिए छोटा सा क्षेत्रफल है, ए ही मान लीजिए इसको, क्षेत्रफल ए हमने ले लिया, और इसकी त्रिज्या, गोले की जो त्रिज्या है, ये सेंटर हो गया, और इसकी त्रिज्या हो गई यहाँ से यहाँ तक आर। तो जो घन कोण होगा उसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, और ओमेगा इक्वल टू होगा ए अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये क्षेत्रफल छोटा सा होता तो घन कोण भी छोटा सा हो लेंगे, डी ओमेगा। तो डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये तो रहा छोटा सा क्षेत्रफल, तो छोटा सा ही घन कोण बना। अगर हम पूरे गोले के लिए लें, पूरे गोले के लिए द्वारा बना हुआ संपूर्ण घन कोण, टोटल जो घन कोण होगा वो ओमेगा होगा। तो पूरे ही गोले का क्षेत्रफल अपॉन गोले की त्रिज्या का स्क्वायर, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अपॉन त्रिज्या का स्क्वायर। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, और त्रिज्या होती है आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गई, तो ओमेगा इक्वल टू 4 पाई। यानी किसी गोले द्वारा या किसी बंद पृष्ठ द्वारा बना घनकोण कितना होता है? 4 पाई। वैसे फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो इस तरह से करेंगे, डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। तो ये रहा घनकोण। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? ये किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए हमारे पास
ये कोई पृष्ठ है और इसके लंबवत ये वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं निकल रही हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करती हैं। और ये मान लीजिए क्षेत्रफल है इस पृष्ठ का A, तो जो वैद्युत फ्लक्स होगा, वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई ई इक्वल टू हो जाएगा E इंटू ए। यानी हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल A तथा इससे गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र की इसके लंबवत, जो स्पेशल होना ही चाहिए, तथा इसके लंबवत गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के गुणनफल को इस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई ई कहते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई ए। ये कब है? जब वैद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल से 90 डिग्री के एंगल पर हो, यानी लंबवत हो। यहाँ पर हम एक वर्ड लिखेंगे चित्रानुसार। ये तो तब हुआ जब परपेंडिकुलर है 90 डिग्री के एंगल पर। अगर 90 डिग्री के एंगल पर ना हो, मान लीजिए ये पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल A है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरह से, तो ये इसके परपेंडिकुलर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो पृष्ठ के क्षेत्रफल को लंबवत कर लें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल का हम कंपोनेंट E के परपेंडिकुलर निकाल लें इस तरह से। इसका हमने A का कंपोनेंट ये बना लिया जो वैद्युत क्षेत्र से 90 डिग्री के एंगल पर हो, ठीक है। या हम क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है उसका कंपोनेंट क्षेत्रफल के लंबवत निकाल लें। अगर हम ये मान लें कि ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है, जो क्षेत्रफल वेक्टर जो मैंने आपको बताया था वो क्या होता है, इसके क्षेत्रफल के लंबवत होता है 90 डिग्री के एंगल पर, पृष्ठ के लंबवत। तो हमने मान लिया कि ये क्षेत्रफल वेक्टर से थीटा एंगल बना रहा है। तो पृष्ठ के लंबवत अगर हमें E का कंपोनेंट निकालना है, घटक निकालना है, तो क्या हो जाएगा, थीटा के लिए ये बेस है, आधार है, और ये हाइपोटेनियस यानी कर्ण। तो आधार बराबर कर्ण इंटू कोस थीटा, तो ये इसका घटक हो जाएगा E कोस थीटा। तो अब जो हम वैद्युत फ्लक्स, जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, उसको हम ऐसे लिखेंगे, यदि वैद्युत क्षेत्र E पृष्ठ के
क्षेत्रफल वेक्टर से थीटा कोण बनाए तो फाई ई क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू क्षेत्रफल तो हमारा ए ही है और ए के लंबवत जो वैद्युत क्षेत्र का घटक है वो कितना हो गया, ई कोस थीटा। तो ए इंटू ई कोस थीटा, क्योंकि हमारी डेफिनेशन के अनुसार वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत क्षेत्रफल इंटू पृष्ठ के लंबवत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितनी है, ई कोस थीटा, क्षेत्रफल पृष्ठ के लंबवत है ई कोस थीटा, तो हम ई की जगह ई कोस थीटा लेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू ई ए कोस थीटा। तो अगर थीटा एंगल बनाता है तो हमारा ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर रूप में फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आपने पढ़ी होगी, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, चूंकि ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा। ठीक, तो ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया है, फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो ये हमारा वैद्युत फ्लक्स है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट भी पूछ ली जाती है एग्जाम में या इसकी कोई एप्लीकेशन पूछ ली जाती है। तो गॉस थ्योरम क्या है, गॉस थ्योरम कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई ई से। वैद्युत फ्लक्स फाई ई पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश, यानी जितना पृष्ठ पर कुल आवेश है, कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात इसको हम कैसे लिखेंगे, फाई ई इक्वल टू Q इंटू Q का 1/ε0 गुना, यानी इसको हम लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू Q/ε0। ये है गॉस थ्योरम। इसको हम प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए हम एक गॉसियन पृष्ठ लेते हैं, बंद गॉसियन पृष्ठ। अब ये गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, गॉसियन पृष्ठ होता है, एक तो ये बंद होता है, दूसरा इसमें कोई बिंदु इसके अंदर है, ये इसके पृष्ठ पर है, ये इससे बाहर है, इसको हम पूरी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तीसरी बात, ये किसी भी, अगर हम कोई चालक ले रहे हैं या कोई आकृति ले रहे हैं तो उसके बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है। ये आप अब आगे हम इसके एग्जांपल्स करेंगे, एप्लीकेशंस करेंगे तो उसमें आप समझ पाएंगे। तो हमने मान लिया कि यहाँ बिंदु O है और बिंदु O पर +Q आवेश रखा हुआ है और यहाँ पर एक बिंदु P है। इस P के चारों ओर हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया है dA। जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, ये वेक्टर dA हो गया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बिंदु P पर हम इसके क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। इसको जब हम O को P से मिलाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, +Q आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र भी होगा, तो वेक्टर E की दिशा ये हो गई। इसको हम, ये जो हमने पृष्ठ लिया है इसको हम बिंदु O से मिलाते हैं। इसके सभी परिधि के सभी बिंदुओं को जब हम बिंदु O से मिला देंगे
तो एक बंद शंक्वाकार बन जाएगा, जैसे हमने घन कोण के लिए पढ़ा था। तो ये इस तरह से ये घन कोण बन जाएगा। अगर हम छोटा सा क्षेत्रफल ले रहे हैं तो घन कोण भी छोटा सा बनेगा, डी ओमेगा। हमने मान लिया कि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा। अब यहाँ पर जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है फाई ई। ठीक, तो फाई ई जो हमने पढ़ा है, फाई ई इक्वल टू हमने पढ़ा है ई डॉट ए, यानी ई ए कोस थीटा। यहाँ पर थीटा इनके बीच में एंगल है तो ई ए कोस थीटा। हम क्षेत्रफल कितना ले रहे हैं, डी ए, तो हम ए की जगह लेंगे डी ए, तो हमारा हो जाएगा ई डी ए कोस थीटा। ठीक, अब ये जो ई है, ई क्या है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूले से E इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन O से P तक की डिस्टेंस। तो ये हम मान लेते हैं कितनी है, R, तो OP की जगह R स्क्वायर। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या है, O से P की दिशा में। ठीक, अब हमारे पास जो घन कोण है डी ओमेगा, तो डी ओमेगा क्या होता है, क्षेत्रफल अपॉन त्रिज्या का स्क्वायर। अब यहाँ पर ई के लंबवत जो क्षेत्रफल होगा, ई के लंबवत क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल का घटक क्या करते हैं हम, डी ए कोस थीटा। इस डी ए का ई इस दिशा में यानी क्षेत्रफल का घटक क्या हो जाएगा, डी ए कोस थीटा। तो चित्रानुसार जो हमारा घन कोण है डी ओमेगा, ये हो जाएगा डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो अब फाई इक्वल टू, छोटा सा क्षेत्रफल है डी ए, तो हम छोटा सा ही वैद्युत फ्लक्स लेंगे डी फाई ई। तो डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा, ई की जगह रख देंगे इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी ए कोस थीटा। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, इस आर स्क्वायर को डी ए कोस थीटा के साथ ले लिया, डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये है डी फाई ई। ये छोटा सा हमने क्षेत्रफल लिया था, तो छोटा सा ही हमारा वैद्युत फ्लक्स हो गया। अगर हमें पूरे पृष्ठ के कारण, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स चाहिए, तो क्षेत्रफल भी पूरे पृष्ठ का होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पृष्ठों से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को ऐड कर लेंगे तो पूरा वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। तो पूरा वैद्युत फ्लक्स हो गया फाई ई। जोड़ेंगे कैसे, जोड़ने के लिए हम करते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डी फाई ई। इंटीग्रेशन यानी समाकलन का काम होता है जोड़ना, अवकलन यानी डिफरेंशियल का काम होता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तो इंटीग्रेशन डी फाई ई, डी फाई ई की वैल्यू ये हमारी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर Q कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं डी ओमेगा। तो ये हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन डी ओमेगा। इंटीग्रेशन डी ओमेगा का मतलब पूरे पृष्ठ के लिए संपूर्ण घन कोण, और पूरे पृष्ठ के लिए संपूर्ण घन कोण मैंने आपको बताया था वो होता है 4 पाई के इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो इसकी जगह हम रख देंगे 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो फाई ई इक्वल टू हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन 0, और यही हमारी गॉस थ्योरम है। किसी भी बंद पृष्ठ, अगर पृष्ठ बंद है तो उससे उसका जो संपूर्ण पृष्ठ द्वारा बना घन कोण होगा वो 4 पाई होता है। तो ये मैंने आपको समझा दिया है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं चित्रानुसार बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो हमने अभी देखी थी, E = 1/4πε0 Q/r², OP दिशा में। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट। अब ये इक्वेशन फर्स्ट, इसके बाद बिंदु P के चारों ओर लिए गए सूक्ष्म पृष्ठ कितना क्षेत्रफल है, dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, छोटा सा क्षेत्रफल है, छोटा सा वैद्युत फ्लक्स, d phi E = E.dA, यानी E.dA cos थीटा। तो अब E की वैल्यू हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट से रख देंगे, 1/4πε0 Q/r² dA cos थीटा। यहाँ से r² को हम dA cos थीटा के साथ ले लेंगे, तो d phi E = Q/4πε0 dA cos θ/r²। तो ये इक्वेशन हो गई हमारी सेकेंड। ये तो छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स था, तो हम लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण है तो बड़ा होगा, phi E कैसे आएगा, छोटे छोटे फ्लक्स को जोड़कर इंटीग्रेशन कर दिया, तो d phi E की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड से रख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ Q/4πε0 dA cos θ/r²। यहाँ से Q/4πε0 हम बाहर ले लेंगे, Q/4πε0 इंटीग्रेशन dA cos θ/r², dA cos θ/r² हो जाएगा d ओमेगा, तो Q/4πε0 इंटीग्रेशन d ओमेगा, और इंटीग्रेशन d ओमेगा का मतलब संपूर्ण घनकोण, और संपूर्ण घनकोण होता है 4 पाई के इक्वल, तो ये phi E हो जाएगा Q/4πε0 इंटू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो phi E = हो गया Q/ε0। तो ये हमारी गॉस थ्योरम। ओके बच्चों, तो इस तरह से गॉस थ्योरम प्रूव हो जाती है। यही गॉस प्रमेय है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।